अब कुछ बुरा नहीं सब अच्छा होगा, अब कुछ बुरा नहीं सब अच्छा होगा, मेरे सर पर आशीर्वाद मेरे गुरु का होगा। और हाँ, अब मुझे क्वेश्चन पेपर से नहीं लगेगा डर। जी हाँ, अब मुझे क्वेश्चन पेपर से नहीं लगेगा डर, क्योंकि आ गए हैं रवि सर। तो इसी विश्वास के साथ बेटा शुरू करते हैं आज के हमारे इस टीचिंग लर्निंग सेशन को, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 6 क्लास 10 से, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। और पूरे चैप्टर को सिर्फ 5 बातों में मैं आपको समझा दूंगा और आपके दिमाग में इस तरीके से फिट कर दूंगा कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएं, किसी भी बुक से, आप उनको आसानी से यूं चुटकियों में सोल्व कर पाओगे। क्या ये ट्रिक है, कैसे होगा, 5 बातों में कैसे सारा चैप्टर कवर होगा, ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और हाँ, अब आपको हो सकता है कि सर आपसे क्यों पढ़ें, स्टार्टिंग है, आपको लग सकता है ऐसा कि आपसे क्यों पढ़ें, पर मेरा विश्वास करो बेटा, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा आप एक बार पढ़ के देखें और वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपका दिल और दिमाग आपसे ये कहेगा कि किसी और से क्यों पढ़ें। ठीक है, तो एक बार विश्वास करके देखिए और पढ़ के देखिए। अभी हम शुरू करेंगे 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन तीनों चीजों को, ये जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स हैं, इनको हम साथ में सीखेंगे। कैसे? देखो, कॉन्ग्रुएंसी आपने क्लास 9th में सीखी कि अगर 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, वो बिल्कुल एक जैसी होंगी, शेप में भी और साइज में भी। ठीक है, बिल्कुल एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। इफ 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्लास 9th में हम सीख चुके हैं इसे। अगर 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी शेप भी बिल्कुल सेम होगी, एग्जैक्टली साइज होगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है भाई। अब सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी मतलब एक जैसी दिख रही हैं दोनों चीजें। ठीक है, यानी कि शेप बिल्कुल एक जैसी है, साइज एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो मैं बात करूं, एक चांद है और एक सूरज है, ये सूरज है, ये चांद है, और ये पापा का पैसा है। ठीक है, बचपन में हम पोयम पढ़ते थे, मम्मी की रोटी गोल, पापा का पैसा गोल, चंदा गोल, सूरज गोल। तो इनकी जो शेप है वो बिल्कुल सेम है, क्या इनका साइज सेम है? नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर फिगर्स हैं। कैसी हैं ये? सिमिलर फिगर्स। अगर सेम साइज भी हो जाएगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है। तो चांद और सूरज कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर हैं। ठीक है, याद रहेगा। आप सिर्फ इतना याद रखें, चांद और सूरज का एग्जाम्पल, या मम्मी की रोटी पापा का पैसा गोल, वो पोयम। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है आपको कि फिगर सिमिलर कब होंगी? शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको ये देखो, मान लो ये मेरी बाइसेप है, इसकी जो शेप है सेम आपके बाइसेप की सेम, बिल्कुल शेप सेम होगी, वही मसल है, वही स्लो ट्विच फाइबर, फास्ट ट्विच फाइबर, सेम होंगी सारी चीजें, लेकिन साइज अलग अलग होगा। तो ये दोनों सिमिलर होगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। तो चांद और सूरज दोनों सिमिलर हैं, पापा का पैसा, मम्मी की रोटी सिमिलर हैं, और आपका सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। अब कई बार रील्स वगैरह में भी देखते हैं, बड़े बड़े लोग भाषण भी दे देते हैं कि हम जो पढ़ाई हमें पढ़ाई गई वो कहाँ काम आती है। तो आजकल बच्चे भी यही क्वेश्चन करते हैं। पढ़ाई बेटा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये जो कंसेप्ट आप सीख रहे हो, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ काम आता है, इसके एप्लीकेशंस। मान लो ये हर्ष है, ठीक है, हर्ष राजू जो भी है, ये गया कुतुब मीनार देखने। जब ये कुतुब मीनार की बिल्कुल टॉप को देख रहा था, ये ऐसे, तो इसने पूछा कि क्या मैं सिर्फ बिना मेजरिंग टेप के सिर्फ यहां खड़ा होके इसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकता हूं? एक बच्चा बोला मैं ऐसे चांद को देख के क्या चांद की हाइट को कैलकुलेट कर सकता हूं कि वो मुझसे कितनी दूर है, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूं? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आंसर क्या होता है? यस। अगर मैं आपको बोलूं बेटा यहां से चांद तक की दूरी बताओ, बेटा यहां से हर्ष जानना चाहता है
कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। तो ये देखो, अगर आप बोलोगे सर मेजरिंग टेप लेके चढ़ जाएं कुतुब मीनार पे, अच्छा क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ पे कैसे माप सकते हैं फिर हम इन चीजों को? तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है बेटा, वो कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके इस सिलेबस में गिवन है। तो इन चीजों का जो मेजरमेंट होगा, चाहे वो कुतुब मीनार की हाइट है, चाहे वो यहाँ से चांद तक की दूरी है, उन सब चीजों के लिए हमारे पास आइडिया है इनडायरेक्ट मेजरमेंट का। हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते इन चीजों को कि फीता उठाया और चल पड़े कि ले भाई हर्ष तू नीचे से पकड़ ले, मैं ऊपर कुतुब मीनार पे जा रहा हूँ ना। तो उनके लिए क्या जरूरी है? हमारे पास आइडिया ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का आइडिया वहां पे काम करता है, और जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये जो आइडिया है इनडायरेक्ट मेजरमेंट का, ये सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ठीक है, तो हर्ष जो है उसको अब खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सीखने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, और जब आप ट्रिग्नोमेट्री भी सीख जाओगे तो आप आसानी से इस हाइट को, यहाँ तक कि यहाँ इसकी आंख से इसकी चोटी तक की दूरी को भी निकाल पाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिमिलर फिगर्स की। आपको पता चल गया सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। अब बात आती है कि क्या सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, क्या कुछ रिलेशन है? आप यहाँ देखो कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होंगी जिनकी शेप और साइज दोनों सेम होंगी, और सिमिलर शेप तो सेम होगी और साइज भी सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मैं सिर्फ इन दो कंडीशंस को लूं तो आप देखोगे सर ये तो कॉन्ग्रुएंट वाली आ गई कंडीशन, यानी कि सारी जो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन है वो इसमें आ रही है, तो सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होंगी। लेकिन क्या सिमिलर की सारी कंडीशंस कॉन्ग्रुएंट में आ रही है? नहीं आ रही। तो सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ये कंडीशन है तो सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगी, और इस कंडीशन के साथ अगर सेकंड का सेकंड पार्ट आप यूज करते हो तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी वो सिमिलर फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक ये सर्कल है, ये भी 5 सेंटीमीटर के रेडियस का है, ये भी 5 सेंटीमीटर की रेडियस का है, ये 4 सेंटीमीटर की रेडियस का है। अगर मैं ए और बी की अगर बात करूं तो इनकी शेप सर्कुलर है, शेप तीनों की सेम है, सर्कुलर है, तीनों सर्कल्स हैं, तो यानी कि सारे सर्कल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। भाई शेप हमने तो एक ही चीज देखनी है, शेप, तो ये सारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अगर स्क्वायर्स की बात करूं तो स्क्वायर्स में भी सब में यही प्रॉपर्टी होगी। अब अगर इनमें से कॉन्ग्रुएंट की बात करूं तो ये दो क्या हो जाएंगी? ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि दोनों की शेप और साइज बिल्कुल सेम है। ये भी 5 सेंटीमीटर रेडियस से है, ये भी 5 सेंटीमीटर रेडियस से। ठीक है, अगर अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट हैं, बिल्कुल है। क्या ये सिमिलर भी हैं? बिल्कुल है, क्योंकि सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होती हैं। ठीक है भाई, फिर बात आती है कि सर बी और सी की अगर हम बात करें, क्या बी और सी सिमिलर हैं? बिल्कुल है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट भी है? नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे? तो उनके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दोनों क्या होने चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग। ये चीज इंपॉर्टेंट है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ये भी कोरस्पॉन्डिंग होंगी और ये भी कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? देखो बेटा, अगर मान लो मैं ये ट्राइंगल की बात करूं ए बी सी की, और इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं ई एफ डी की, ठीक है, तो अब ए बी सी में मैंने देखो इस तरीके से चला, मैं ए बी सी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसमें भी अब स्टार्टिंग पॉइंट मैटर करेगा। इसमें मैंने फर्स्ट एंगल ए लिया है और इसमें मैंने ई लिया है, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग ई हो गया एंगल, ये होता है कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर बी, ए से बी पे गया मैं, यहाँ ई से एफ पे गया, तो बी के कोरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इससे मैं यहाँ गया, थर्ड एंगल मेरा ये है, अब इसमें थर्ड एंगल ये हो जाएगा, यानी कि सी के कोरस्पॉन्डिंग डी हो जाएगा। इस प्रकार ये होता है कोरस्पॉन्डिंग। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे। सेकंड कंडीशन, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब है कि अगर मैं यहाँ इस एंगल से लेके यहाँ तक ए बी का जिक्र कर रहा हूं तो यहाँ पे ई एफ, यानी कि ए बी बाई ई एफ, ए बी
और ई एफ का रेशो बिल्कुल सेम होना चाहिए। किसके रेशो के बराबर? जो बी सी है। अब इसमें मैंने किसको यूज किया है? फिर ए बी के बाद मैंने यूज की बी सी, इसमें ई एफ के बाद क्या हो जाएगा? एफ डी। फिर इसी प्रकार थर्ड एंगल सी ए, ये साइड होगी हमारी थर्ड साइड, और इसमें क्या हो जाएगी? यहां से हमने शुरुआत की तो थर्ड साइड हमारी हो जाएगी डीई। तो जो ये साइड्स का रेशो है, इसमें ए बी ली है भाई, इस एंगल से शुरुआत की, ए बी साइड ली, तो इसमें ये एंगल ये वाला था, तो इससे ये साइड, इसके प्रोपोर्शन ये हो जाएगी ये, फिर नेक्स्ट वाले के प्रोपोर्शन में ये, और थर्ड साइड हमारी हो जाएगी ये। तो ये वैसे सिंबल्स हैं अलग से, ये है, यानी कि ये जो साइड्स हैं ये प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, इनका जो रेशो है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस होती हैं ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के लिए। अब कुछ एक क्राइटेरियाज हैं जो हमने इनके लिए डिसाइड किए हैं ट्रायंगल्स के लिए। अच्छा, ये दो कंडीशंस हमने क्यों डिसाइड की थी? क्योंकि हर ट्रायंगल को हम ऐसे सिंपली देख के नहीं बता सकते कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है, इसलिए हमने इनके लिए कुछ एक कंडीशंस डिफाइन कर दी थी, दो कंडीशन। इसी प्रकार इन्हीं कंडीशंस के हिसाब से हमने कुछ एक क्राइटेरिया सेट किए हैं ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के लिए, जिनके आधार पे हम बता सकते हैं वेदर द गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट। क्या हैं ये क्राइटेरियाज, क्या हैं ये रूल्स? ये बेसिकली क्या है? एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड। कुछ याद आ रहा है जो आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट रूल्स पढ़े थे, ठीक है? ये उसी प्रकार से ये अब यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरियाज बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? जो फर्स्ट है एंगल एंगल, या इसी का नाम है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। वो क्या कहता है कि अगर तीन एंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब इसमें आप सोचोगे सर आपने कंडीशन तो दो बताई थी, साइड्स और एंगल्स, फिर आप एंगल एंगल्स पे क्यों ध्यान दे रहे हो? तो इसमें क्या होता है, ये कंडीशन है किसी भी पॉलीगन के लिए, लेकिन अगर जब हम ट्रायंगल्स का जिक्र करते हैं ना तो उनमें सिर्फ एक ही कंडीशन जो है ना वो एनफ होती है, दूसरी कंडीशन को अपने आप बता देती है। वो दूसरी कंडीशन अंडरस्टूड होती है। जैसे अगर मान लो किसी ट्रायंगल के अगर एंगल्स इक्वल हैं, किसी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के अगर इक्वल हैं तो दोनों सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों की साइड्स अपने आप प्रोपोर्शन में होंगी, बिल्कुल अपने आप। आप किसी भी तरीके से उनको बना के देख लेना, 60 डिग्री का एंगल भाई अगर ऐसे है तो इसी हिसाब से साइड्स को रखना पड़ेगा दूसरे ट्रायंगल में भी, तभी तो 60 का बनेगा, ठीक है? तो क्या है, सिर्फ आप एक चीज को देख लें कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के, तो जाहिर सी बात है उन ट्रायंगल्स की जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शन में ही होंगी डेफिनेटली। तो आपको दोनों चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ। हाँ, इसी रूल को एंगल एंगल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? भाई सिर्फ दो ही एंगल्स देख लो, सिर्फ दो एंगल्स को चेक कर लो कि अगर दो एंगल एक ट्रायंगल के इक्वल हैं दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के साथ, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा। क्यों होगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर एक के दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा 180 में से उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तीसरा आएगा। इसी प्रकार दूसरे ट्रायंगल में अगर वो दोनों एंगल्स, इस ट्रायंगल के भी दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसके भी 180 से ही सब्ट्रैक्ट होंगे, उसके भी, तो थर्ड इसका जो आएगा वही इसका थर्ड आएगा, ठीक है? तो सिर्फ दो ही एंगल्स आप चेक कर लेने हैं। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल है, और तीनों इक्वल हैं तो डेफिनेटली साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी। इसीलिए इस क्राइटेरिया का नाम है एंगल एंगल या एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? फिर दूसरा है साइड साइड साइड। साइड 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 नाम से ही, जैसा नाम वैसा काम, कि भाई अगर दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इन
इक्वल रेशियो विद कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्यों होंगे सिमिलर? भाई अगर साइड्स दोनों ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, इसका ये मतलब है कि डेफिनेटली उनके एंगल्स इक्वल होंगे। डेफिनेटली ये दोनों बातें अलग अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको, ये दोनों कंडीशंस एक ही चीज एनफ है ट्राइंगल्स के केस में। या तो तीनों एंगल्स आप चेक कर लो या तीनों साइड्स। अब अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में है तो डेफिनेटली एंगल्स इक्वल होंगे, ये चीज आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ये चीज आपने बता दी तो दैट मीन्स दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, उनके एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, सिमिलर होंगे दोनों ट्राइंगल्स। ठीक है, बात आई समझ में? बात आई समझ में? मैं आपको बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं कि अगर एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के प्रोपोर्शन में है, यानी कि उनका जो रेशियो है वो इक्वल है, तो उनके एंगल्स डेफिनेटली इक्वल होंगे और दोनों ट्राइंगल्स को हम इसी आधार पे सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, हमें एंगल्स इक्वल शो करने की जरूरत नहीं होती वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया वो है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मान लो ये दो आपके पास ट्राइंगल हैं, एक है ए बी सी, एक है डी ई एफ। साइड एंगल साइड, अब आपने ए बी सी ट्राइंगल का जिक्र किया है और इसमें डी ई एफ का, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग है ये, ठीक है, और साइड ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी डी ई। तो जो साइड है, अगर मान लो इसमें एक साइड ये, ठीक है, इसकी एक साइड ये और इसकी ये साइड, इनका रेशियो सेम है, ठीक है भाई। फिर एंगल, एंगल कौन सा होना चाहिए? जो दोनों साइड के बीच में है। ये देखो यहाँ पे ये जो एंगल है ये किन के बीच में है? दोनों साइड्स के बीच में है। अगर आप इस ट्राइंगल की ये दो साइड्स ले रहे हो तो इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा, ये, ठीक है। अब इसमें भी आप जो दो साइड्स, इस साइड के मान लो प्रोपोर्शन में ये है, इसके मान लो प्रोपोर्शन में ये साइड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये, तो ये अगर इक्वल होगा तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब इसी चीज को अगर थोड़ा सा स्विच कर दें कि अगर मान लो इस एंगल की बजाय ये एंगल हो, तो आप इस साइड की बजाय ये साइड आप यूज नहीं करेंगे, उसकी बजाय आप ये साइड यूज करेंगे। यानी कि जो दो आप साइड्स यूज करोगे उन्हीं के बीच जो इंक्लूडेड एंगल है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो साइड एंगल साइड में सिंपली आपको क्या बोला गया है कि मान लो दो साइड और एक एंगल, एंगल कौन सा होना चाहिए? जो उन दो साइड्स के बीच का है। अगर ये चीजें इक्वल हैं, दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और एंगल, एंगल तो इक्वल होने चाहिए और जो ये दो साइड्स हैं इन ये प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, तो क्या होंगे? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, साइड एंगल साइड ही है आरएचएस। राइट ट्राइंगल के केस में क्या हो जाता है? राइट ट्राइंगल के केस में ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज। यानी कि राइट ट्राइंगल में आपको दो चीजें देखनी है, एक तो हाइपोटेन्यूज जो साइड है, एक तो हाइपोटेन्यूज और दूसरी साइड। एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर किसी राइट ट्राइंगल की दूसरे राइट ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के प्रोपोर्शन में है, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे बाय RHS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब इन सब को याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है। जब भी सांस देखते हैं, सांस से तो सबको डर लगता है, ठीक है, तो हर्ष को भी उतना ही डर लगता है। तो जब इसकी सांस इसके सामने आती है तो ये क्या बोलता है? कई बार तो थोड़ा सा ही आ बोलता है, कई बार आ ऐसे करता है। आ गई हर्ष, HRS, यानी कि राइट एंगल की बात कर रहे हैं हम, राइट ट्राइंगल में, ठीक है, RHS रूल की बात कर रहे हैं। आ गई हर्ष की सांस, सांस, सांस को देखने से पहले भी ऐसे कर रहा है ये, जैसे शाहरुख खान किरण कर रहा है, ऐसे ये सांस कह रहा है, सांस। तो ये हैं हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज, ठीक है, ये हैं और ये इसी का नाम है एंगल का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बीपीटी। बीपीटी बोलो या
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, तीनों का मतलब एक ही है, ये इसी के नाम है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरे चैप्टर में, बीपीटी और सिमिलैरिटी, ये दो ही कंसेप्ट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे बड़े ध्यान से समझना बेटा, इसे प्रूव करना भी सिखाऊंगा। कई सारी टीचर्स मैंने देखा है वो सिर्फ इतना बता देते हैं कि आपको ये करना है, ये कंस्ट्रक्शन करनी, ये करना, वो करना। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों ये कंस्ट्रक्शन हमें करनी है, और एक ऐसा तरीका आपको बता दूंगा जिससे आप अपने आप इसको प्रूव कर दोगे। ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चीजों को समझना है, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। देखना आप, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, कोई भी हो सकता है, अगर कोई ट्राइंगल है उसकी किसी भी एक साइड, चाहे आप इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ करो, इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ करो, या इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ करो, तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में उसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, वो उन बची हुई दोनों साइड्स को प्रोपोर्शन में बांटती है, इक्वल रेशो में बांटती है, तो ये कहती है बीपीटी। मान लो अगर ये बीसी है, हमने इस साइड को सिलेक्ट किया है, अगर इसके पैरेलल कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं, मान लो बीसी के पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इंटरसेक्ट कर रही है बाकी की दो साइड्स को यहां पे डी एंड ई पॉइंट्स पे। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि ये जो साइड्स का रेशो होगा इनका वो इक्वल होगा, यानी कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, सिंपल। अब इसी चीज को प्रूव करेंगे, देखना कैसे करेंगे। गिवन है आपको ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम सिर्फ इतना याद रखना बेटा, मैं दोबारा बता रहा हूं, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में उसकी एक साइड को सेलेक्ट करो, मान लो हमने यहाँ पे बीसी साइड को सेलेक्ट किया, अब इसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल आप जो भी लाइन या लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे वो ट्राइंगल की बची हुई दो साइड्स को इक्वल रेशो में बांटेगा, यानी कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यानी कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये चीज है जो आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलिए अब प्रूव करते हैं इसको। प्रूफ बेहद सिंपल तरीके से, आसान तरीके से प्रूफ बताऊंगा बेटा। दावा है बेटा, इतना आसान तरीके से पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, ये जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा प्रूव करना इसको, देखना आप बड़े ध्यान से समझना। बीपीटी थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए वो क्या है, प्रायर नॉलेज आपके पास कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा कि अगर मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं, उनमें से मान लो ये पॉइंट लिए मैंने, ये मान लो बी लिया, ये सी, अगर सेम बेस से मैं दो ट्राइंगल इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ करता हूं, ये बेस लिया मैंने, ठीक है, मान लो ये बेस लिया डी ई, अब इससे इस बेस से मैंने एक ट्राइंगल ये ड्रॉ कर दिया डी ई बी, और इसी बेस से मैंने एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया डी ई सी। ये तो ये जो दो ट्राइंगल्स होंगे इनका एरिया बिल्कुल सेम होगा। किस किस ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। क्यों होगा? क्योंकि दोनों सेम बेस पे हैं डीई पे, डीई से ही ये ट्राइंगल बनाया और डीई से ही ये,
और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो जब भी ये कंडीशन होती है तो उन ट्राइंगल्स का एरिया हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको पता है तो आप अपने आप इसको प्रूव कर दोगे। अब देखना कैसे प्रूव करते हो। एडी एडी वो कंस्ट्रक्शन भी अपने आप होती जाएगी। एडी जिस ट्राइंगल में आ रहा है उसी का एरिया निकालो। एडी आया एडीई में, इसमें। ठीक है भाई, तो मैंने निकाला एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई 1/2 बेस। जिस साइड को सेलेक्ट कर रहे हो उसी साइड को बेस के तौर पे आपको यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 चार साइड्स हैं। चारों साइड्स में ये देख लो कि ये चारों साइड्स कौन से ट्राइंगल में आ रही हैं और उन ट्राइंगल का एरिया निकालना आपको। कंडीशन क्या है कि इनको बेस मान के, इन साइड्स को बेस मान के देखो। अब जब आप करेंगे तब समझ में आएगा। एडीई एडी एडी, ठीक है भाई, ये इस ट्राइंगल में है तो 1/2 बेस मैंने इसी को बनाना है। हाइट इसमें है कोई नहीं है तो हम हाइट ड्रॉ करेंगे, यही कंस्ट्रक्शन होगी। तो हाइट मान लो अगर ये बेस है तो इसी पे होगी, ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये लगा लो आप एन, ई एन, ये आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू एडी। एडी पे ई एन परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो ई एन है ये इस एडी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो एडी है वो किसका पार्ट है, ए बी का ही तो पार्ट है। तो ये ए पूरी ए बी पे भी तो परपेंडिकुलर है, या मैं बोलूं ये डी बी पे भी परपेंडिकुलर है। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये सिर्फ एडी पे नहीं बल्कि एडी के साथ साथ डीबी पे भी और पूरी लाइन एबी पे भी परपेंडिकुलर है। ये इस कंप्लीट लाइन पे या इसके किसी भी पार्ट पे उस पे ये परपेंडिकुलर है। इस बात को याद रखना। अब 1/2 बेस हमने एडी लिया और हाइट हो गई ई एन। ठीक है सर, फिर डीबी एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब डीबी चेक करो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, डीबी। डीबी के लिए तो कोई ट्राइंगल बन ही नहीं रहा तो वही कंस्ट्रक्शन हम कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है भाई, और एक ये। अब डीबी देखो, डीबी जो है, अच्छा पहले इसी को ध्यान दो, इसी पे ध्यान दो आप। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब जो डीबी है ये इस ट्राइंगल में आ रहा है डीबीई में। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई या डीई बी 1/2 बेस, इसी को यूज करना है डीबी को। और डीबी ये बेस है, डीबी को ही एक्सटेंड किया गया, उसी पे क्या है ये परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, इस ट्राइंगल को आप ऐसे भी तो मान लो ये ट्राइंगल है आपके पास, ये डीबीई। अब इसको एक्सटेंड करके ये बन गया इस पे ये परपेंडिकुलर डी बी ई एन परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल पे ऐसे ही तो आएगा। मान लो ये अगर आपके पास ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल पे अगर आपको परपेंडिकुलर डालना है तो वो कुछ इसी प्रकार तो आएगा, इसके डीबी एक्सटेंड होगी उस पे। ठीक है, तो डीबी को एक्सटेंड किया गया तो यही परपेंडिकुलर रहेगा इस पे, जो मैंने आपको बताया कि ई एन जो है वो एडी डीबी और कंप्लीट ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर क्या है, यही है, यानी कि हाइट यही है। ठीक है सर, फिर उसके बाद ये हो गया। अब ए ई चेक करो, ए ई को बेस यूज करना है। कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ए ई डी में या ए डी ई में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस किसको यूज करना है, ए ई को ही, और हाइट। अब ए ई में अगर ये बेस है तो हाइट क्या है
नहीं है, नहीं है तो हम इस पे ड्रॉ करेंगे। तो ये ट्राइंगल है, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, वही तो हाइट होगी इसकी। ये एन मानना था, ये एम मान लें। तो डी एम एक और कंस्ट्रक्शन होगी, एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई। देखो जो जो चीजें रिक्वायर्ड, हम सिर्फ चल पड़े रास्ते पे, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। चलते रहे, जो जो रिक्वायरमेंट आती रही उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन करते रहे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि स्टार्टिंग में ही आप इसको ज्वाइन करो, ये करो, नहीं 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 भाई, क्यों करें उसको ज्वाइन, ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि उसको ज्वाइन क्यों किया, हमें क्यों जरूरत पड़ी कंस्ट्रक्शन करने की। तो इससे आपको पता चल रहा है। अब हाफ ऑफ ए डी ई, ए डी ई, इसमें अगर ये बेस है तो ये क्या होगी, हाइट, तो डी एम। ठीक है। अब एक बात यहां पे फिर से वही, ये जो डीएम है ये सिर्फ एई पे परपेंडिकुलर नहीं है, एई के साथ ईसी पे भी है, और पूरी इस एसी लाइन पे भी है ये परपेंडिकुलर, पूरी एसी लाइन पे है। एसी के किसी भी पार्ट पे या कंप्लीट पे ये परपेंडिकुलर है डीएम। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपने तीनों साइड यूज कर ली, ईसी, ईसी, ई सी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ई सी आ रहा है ई सी बी में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है बेटा, अगर मान लो आप ई सी बी को ये बेस मान के 1/2 बेस और हाइट ये, अगर ऐसे एरिया निकाल देते हो, ए डी बाई डी बी है, ये ए डी है ये डी बी है, डिवाइड में है, तो क्यों ना मैं इनको डिवाइड कर दूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, ये इक्वल टू बीच में आ जाएगा, ये डिवाइड हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन, तो क्या आया ए डी बाई डी बी, ये चीज तो आ गई हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमें ए ई ई सी चाहिए। ठीक है सर, इसको डिवाइड किया हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी बी, हाफ से हाफ कैंसिल, डीएम से डीएम, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई, दो वैल्यूज आ तो गई हमारे सामने, लेकिन हमें इसको इक्वल भी तो शो करना है। अब इन दोनों को इक्वल शो करने के लिए लेफ्ट साइड देखेंगे हम। अब लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है, यहाँ पे भी ए डी ई है, यहाँ तक तो हो गया इक्वल, न्यूमरेटर तो हो गए, डिनोमिनेटर में डी बी ई और ई सी बी, यानी कि मेरे को इन दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल शो करना है। तो उसके लिए हमें क्या किया हमने, भाई ये जो ईसी है इसको भी एक ऐसे ट्राइंगल में कंसीडर किया जिसका बेस इसके साथ मैच कर जाए, यानी कि कॉमन हो जाए। तो उसके लिए ये कंस्ट्रक्शन की, ताकि ये जो ई सी डी अब ट्राइंगल बनेगा ये इसका पार्ट ना हो कि इसका बन जाए और ये एक बेस पे आ जाए। तो देखें, ई सी बी को अगर चेंज करेंगे तो क्या यूज करना पड़ेगा, डी बी ई, ये बेस ले रहे हैं तो डी ई सी यू हमें लिखना पड़ेगा, डी ई सी। ठीक है, ये आ गया। अब ये चीज है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी ये हो गया और डी ई सी ये हो गया, तो दोनों का एरिया इक्वल है। क्यों है इक्वल, ये आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद आप लिखेंगे ऑल्सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस, बिकॉज दे लाई ऑन सेम बेस, सेम बेस डीई पे लाई करते हैं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स डीई और बीसी। ये इक्वेशन, एक इक्वेशन ये बन गया आपके पास, एक ये बन गई और एक ये बन गई, थ्योरम प्रूव हो गई। ध्यान से समझना बेटा क्या क्या किया है मैंने, सिंपली कुछ इस टाइप से आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, जो जो रिक्वायरमेंट है आपने उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन होते ही आपने इन साइड्स को देखा जो प्रूव करनी है, और ये साइड्स जिन जिन ट्राइंगल में आ रही है उनका एरिया निकाला। ठीक है,
अब लास्ट में ये जो दो बातें मैंने आपको बताई है, ये क्यों बताई है? ये इसलिए है ताकि सेम बेस हो जाए, क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वल शो करना है, क्योंकि ऊपर तो इक्वल है ही ये। तो अब देखो ADE सेम है, DBE DEC के इक्वल है, ठीक है। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी। तो तीनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। सो लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक, तो ये हेंस प्रूव्ड, यही चीज आपको प्रूव करनी थी। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर मान लो देखो वो चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इतना समझ लें कि इस तरीके से आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर लें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो जो साइड्स हैं ट्राइंगल्स को सिलेक्ट कर लें, जिस ट्राइंगल में वो साइड आ रही है उनका एरिया निकाल लें, डिवाइड कर दें, AD बाई DB AE बाई EC, यही आ गया। दोनों को हम इक्वल पुट करना है, तो इक्वल पुट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल शो करनी पड़ेगी। ADE ठीक है, तो DBE और DEC। सिर्फ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप ये दो ट्राइंगल्स आपको इस तरीके से सिलेक्ट करने हैं, या कंस्ट्रक्शन आपको इस तरीके से करनी है कि ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि सेम बेस पे लाई करेंगे और बिटवीन सेम पैरेलल्स पे। सिर्फ इन दो ट्राइंगल्स को सिलेक्ट करते हुए आपको ध्यान रखना है। अगर ये DBE सेलेक्ट किया है तो ये DEC ही होगा। DE ये बेस ले रहे हो तो ये DEB हो गया और ये DEC होगा नेक्स्ट वाला। उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम हो जाएगा क्योंकि सेम बेस पे होंगे। अब ये तो आ गया, इसके साथ साथ आपको दो और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है जब भी BPT का क्वेश्चन आ जाए, कि सिर्फ AD बाई कंप्लीट AB, फिर AE बाई कंप्लीट AC। यहां तो क्या था ये पार्ट्स AD बाई DB AE बाई EC। यहां पे क्या है AD बाई कंप्लीट साइड AE बाई कंप्लीट साइड, ठीक है। मैंने ऊपर वाला इस ये यूज किया है पार्ट। अब नीचे वाला पार्ट क्या था DB, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, DB बाई कंप्लीट साइड AB, फिर नीचे यहां है EC बाई कंप्लीट साइड AC। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, एक ये और ये। जहां भी BPT आपको यूज करनी है तो ये तीनों में से कोई भी आपको एक यूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन किस टाइप का है, कंटेक्स्ट के हिसाब से आपको इन रिजल्ट्स को यूज करना पड़ेगा। ये हमने प्रूव कर दिया, इनको भी हम प्रूव कर सकते हैं। आप जब इसको प्रूव करोगे ना, इसको प्रूव करोगे तो आप किस तरीके से सॉल्यूशन करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे AD बाई DB AE बाई EC और साइड में रीजन लिखोगे बाई BPT। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये चीज तो आ गई, ठीक है। अब आप इस चीज को प्रूव करना आपको, तो ये चीज तो ये रिजल्ट आपने यूज किया BPT का। अब ऊपर देखो AD बाई AE, AD बाई AE, ये है AD बाई AE, AD बाई AE, इनको नीचे ले आओ, AD बाई AE को नीचे ले आओ। अब नीचे कैसे आएंगे? ये रेसिप्रोकल कर दो, दोनों को उल्टा कर दो, तो ये आ गया DB बाई AD, ये आया EC बाई AE। अब आप बोलो सर ये ऐसा क्यों किया? अब ऐसा इसलिए किया बेटा, अब इन दोनों में अगर मैं एक एक ऐड करता हूं, दोनों में अगर मैं एक एक ऐड करूंगा और एलसीएम लेके जब इसको सोल्व करूंगा तो दोनों में ऐड करने पर ऊपर DB प्लस AD आ जाएगा, DB प्लस AD, और DB प्लस AD क्या है? मेरा पूरा AB, मेरे को यही चाहिए, ठीक है। तो अब दोनों तरफ मैं इसमें ऐड करता हूं DB बाई AD प्लस 1 और EC बाई AE प्लस 1। मैंने दोनों को रेसिप्रोकल किया, फिर दोनों में बोथ साइड एक एक ऐड किया। अब एलसीएम लो, एलसीएम लेके जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे नीचे आएगा AD और ऊपर क्या हो जाएगा DB प्लस AD। इसमें AE
ठीक है, और ऊपर प्लस प्लस AE, ये 1/1 लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो DB प्लस AD कंप्लीट साइज बन गया AB, तो ये बन गया मेरा AB। तो इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आ गया AB। ठीक है भाई, नीचे क्या है AD इज इक्वल टू EC प्लस AE कंप्लीट साइज हो गया AC, और नीचे क्या था AE। ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, AD बाई AB। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। ये आ गया सेकंड रिजल्ट। ठीक है, जो चीज आपको प्रूव करनी है, जैसे ये AD बाई AE था, इसमें न्यूमरेटर में है ना जो चीज, उसको डिनोमिनेटर में ले आओ। अब ये सेकंड रिजल्ट भी हो गया हमारे पास प्रूव। थर्ड रिजल्ट बीपीटी का DB बाई कंप्लीट साइड AB, यहां तक फिर से सेम रहेगा। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखना, ये चीज तो बिल्कुल सेम रहेगी आपकी, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये आप लिखोगे बाई BPT। ठीक है सर, अब उसके बाद प्रूव करना है DB और EC। मैंने क्या बताया कि जो चीज आपको प्रूव करनी है ना, जैसे DB और EC है, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ये न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में ले आओ। अब ये DB और EC तो ऑलरेडी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गए, यहाँ पे AD और AE थे यहाँ पे न्यूमरेटर में, जो प्रूव करना था। जिस चीज को प्रूव करना उसका न्यूमरेटर चेक करना है, उसका न्यूमरेटर में क्या था AD और AE, तो हम उसको AD और AE को नीचे लेके आए थे यहाँ पे डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल करके। अब इसमें DB और EC है तो इसको भी डिनोमिनेटर में लेके आओ, ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, तो रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट एक ऐड कर देंगे इसमें, AD बाई DB प्लस 1 AE बाई EC प्लस 1। अच्छा, जिस बच्चे को यहाँ एलसीएम लेके और ये आगे सोल्व करने में दिक्कत आ रही है, वो सिर्फ इतना समझ ले कि जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, दोनों तरफ जब आप एक एक ऐड करोगे तो ऊपर ये दोनों ऐड हो जाती हैं, AD प्लस DB इज इक्वल टू नीचे क्या है EC, ऊपर दोनों ऐड हो जाएंगी AE प्लस EC। AD और DB चेक करना, AD प्लस DB कंप्लीट क्या बन गया AB, और नीचे क्या था DB इज इक्वल टू AE प्लस EC कंप्लीट AC बाई EC। क्या यही है थर्ड रिजल्ट, DB बाई। अच्छा, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा, DB बाई AB EC बाई AC। तो बीपीटी थ्योरम में आपके पास 3 रिजल्ट हैं। जैसे ही बीपीटी थ्योरम का कंसेप्ट आए, मतलब क्वेश्चन में आपको देखते ही बीपीटी थ्योरम, ये तीनों रिजल्ट आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक है, क्या क्या है तीनों रिजल्ट। पहले तो बीपीटी थ्योरम क्या है कि ट्राइंगल की किसी भी साइड, वो कोई भी हो सकती है, ये ऐसे भी पैरेलल जा सकती है, ये AB के भी पैरेलल जा सकती है, यहाँ पे हमने BC मानी है। तो अगर कोई लाइन या लाइन सेगमेंट ट्राइंगल में किसी भी साइड के अगर पैरेलल है, तो बची हुई 2 साइड को वो बराबर रेशो में बांटता है, यानी कि AD बाई DB AE बाई EC। फिर इसके 2 और रिजल्ट कि AD बाई कंप्लीट साइड AB फिर AE बाई कंप्लीट साइड AC। अब नीचे वाला उठाओ, DB बाई कंप्लीट साइड AB EC बाई कंप्लीट साइड AC, तो ये भी वैलिड रहते हैं। ठीक है, इसका कन्वर्स, इस थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, देखो बीपीटी थ्योरम में तो ये बोलेगा कि ये साइड अगर, ये लाइन अगर किसी साइड के पैरेलल है तो साइड्स रेशो में बढ़ती हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। उल्टे में क्या बताएगा, ये बताएगा आपको कि साइड्स प्रोपोर्शनल है तो प्रूव करो कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ये बीपीटी का कन्वर्स है। तो ये है बेटा इस चैप्टर का बेसिक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। ठीक है, और एक बार बिल्कुल ईमानदारी से जरूर बताना कि जो आपको पढ़ाया गया क्या वो सच में कुछ अलग था या नहीं था।